हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा मानना आप बेहतर ही लोग होंगे सब लोग। अब हम आगे देखेंगे। हमने जो शुरू किया था जियोग्राफी क्लास, जियोग्राफी क्लास में हमने फर्स्ट क्लास में देखा था कि हमने इस तारों के बारे में कंप्लीट अध्ययन कर चुके थे। तारों के बारे में कंप्लीट अध्ययन पूरा, तारे खत्म कर चुके थे कि तारे कैसे बनते हैं। तारे बनने से पहले गैसों का बादल होता है, उसमें जो ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, तो फिर हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है और फिर तारे बनते हैं। हम आगे देखेंगे अब आकाश गंगाओं के बारे में। जो हमारा टॉपिक है वो आकाश गंगाओं के बारे में देखेंगे। अब हम हमारा जो टॉपिक है वो है आकाश गंगा। इसी को कहते हैं गैलेक्सी, इसी को कहते हैं गैलेक्सी। गैलेक्सी जो है ग्रुप ऑफ स्टार, तारों के समूह को ही गैलेक्सी या आकाश गंगा कहते हैं। हमारे ब्रह्मांड में करीब 100 अरब तारे हैं और 100 अरब गुणे 100 अरब तारे हैं और 100 अरब ही गैलेक्सियां हैं। हर गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं। अनुमान इसका लगाया जा सकता है, इसको गिना नहीं जा सकता कि कितनी है कितने नहीं है, इसकी गिनती नहीं हो सकती है। अनुमान है कि ये 100 अरब गैलेक्सियां हैं हमारे ब्रह्मांड में। और ये 3 टाइप की गैलेक्सियां बनी हुई हैं। हमारे जो गैलेक्सियां हैं वो 3 आकृति की बनी हुई हैं, सर्पिलाकार, दीर्घवृत्ताकार और अनियमित्ताकार। अनियमित्ताकार मतलब इस चीज की कोई आकृति नहीं, सिर्फ तारों का एक समूह है कि हाँ ये गैलेक्सी है और इसकी कोई आकृति नहीं है। हम देखेंगे तीन आकृतियों की गैलेक्सियां होती हैं। फर्स्ट नंबर देखेंगे सर्पिलाकार। फर्स्ट जो है वो फर्स्ट आकृति सर्पिलाकार, सर्पिलाकार की जो गैलेक्सियां होती हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार। और तीसरे नंबर पर अनियमित्ताकार, अनियमित्ताकार। 3 आकृतियों की गैलेक्सियां होती हैं। 3 आकृति से बनी हुई गैलेक्सियां आकाश गंगाएं होती हैं। और हमारे ब्रह्मांड में करीब 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। और उन 100 अरब आकाश गंगाओं में हर एक आकाश गंगा में करीब 100 अरब तारे हैं। अब देखेंगे सर्पिलाकार जो आकृति की होती हैं आकाश गंगाएं, उनमें तारों का सीक्वेंस कुछ इस तरह होता है, ऊपर नीचे इस तरह का। एक तारा होता है, उसके ऊपर एक तारा, फिर ऊपर, फिर ऊपर, स्प्रिंग टाइप। जैसे आपने स्प्रिंग देखी होगी, तो स्प्रिंग को जब उठाएंगे तो स्प्रिंग एक गोल आकृति की बनी होती है और उसमें नीचे तक सीक्वेंस होता है। उसी प्रकार से सर्पिलाकार आकृति में तारों का जो होता है वो सीक्वेंस, जिस हिसाब से तारे एक के ऊपर एक के ऊपर एक सीक्वेंस में स्थिति में रहते हैं, वो सर्पिलाकार स्थिति में रहते हैं। और दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार जो गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी में करीब प्राचीनतम तारे हैं। ये गैलेक्सी में सबसे प्राचीनतम तारे, सबसे पुराने जो तारे जिन हो चुके हैं, जो सबसे पुराने तारे हैं वो इस गैलेक्सी में है। और दीर्घवृत्ताकार जो गैलेक्सियां हैं, ये पूरे ब्रह्मांड की गैलेक्सियों का 2/3 भाग है। तो सबसे ज्यादा जो गैलेक्सी जिस आकृति की बनी हुई है तो दीर्घवृत्ताकार की। अगर पूछे सबसे ज्यादा आकृति किस आकाश गंगाओं, किन आकाश गंगाओं की आकृति सबसे ज्यादा है, तो वो दीर्घवृत्ताकार आकाश गंगाओं की जो आकृति वो सबसे ज्यादा है। और अनियमित्ताकार, अनियमित्ताकार इनका कोई आकृति नहीं है, सिर्फ तारों का सीक्वेंस है, एक की एक समूह बना लिया बिना आकृति के और रह रहे हैं। और ये अनियमित्ताकार में जो तारे हैं वो सबसे नए तारे हैं, जो सबसे नए तारे हैं, सबसे न्यू तारे हैं, वो अनियमित्ताकार आकृति में या अनियमित्ताकार की जो गैलेक्सियां हैं उनमें रहते हैं। ये गैलेक्सियां जो हैं, पूरी गैलेक्सी का, ब्रह्मांड की जितनी भी गैलेक्सियां, उसका 10वां भाग अनियमित्ताकार आकृति की गैलेक्सियां हैं। अब हम देखेंगे आगे कि हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, जिस ब्रह्मांड में गैलेक्सियां हैं जो ब्रह्मांड में, और हम उस ब्रह्मांड की कौन सी गैलेक्सी में रहते हैं। जो हमारी गैलेक्सी है वो मंदाकिनी, हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं
हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं, अब आपका जो भी करीबी व्यक्ति होगा, आपका जो करीबी दोस्त होगा, उसका आप अलग नाम रखते हैं। तो हमारी जो आकाश गंगा है उसका नाम हमने रखा मंदाकिनी, हमने उसका नाम मंदाकिनी रखा हुआ है, मंदाकिनी। जो आपका सबसे करीबी होता है उसका आप एक अलग नाम रखते हैं मंदाकिनी, और इसी को एरावत पथ, एरावत पथ, इसी को एरावत पथ या मिल्की वे, इसी को मिल्की वे। और मिल्की वे को ही ट्रांसलेट कर कर, अब हिंदी ट्रांसलेटर लोग जो होते हैं उनका एक अलग नाम होता है जो हिंदी के, इसीलिए हिंदी अधिक टफ होती है, क्योंकि हिंदी में ऐसा होता है कि उसके कई नाम होते हैं। इंग्लिश में तो एक नाम ले लिया मिल्की वे, काम खत्म, मिल्की वे ले लिया, हो गया आकाशगंगा। अब हिंदी में मंदाकिनी, एरावत पथ, और अब एक नया नाम दुग्ध मेखला, ये इतने ट्रांसलेट करना तो हिंदी वालों को ज्यादा पढ़ना पड़ता है, ज्यादा उनके शब्द उनके अधिक होते हैं। अब ये मिल्की वे को ट्रांसलेट किया, अब दुग्ध मेखला रख दिया, दुग्ध मेखला। इंग्लिश वालों को तो एक वर्ड पढ़ लिया मिल्की वे, बस काम खत्म। अब जो जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं उसका नाम है मंदाकिनी, एरावत पथ या मिल्की वे या दुग्ध मेखला। अब इसी गैलेक्सी में कहीं बाहरी भाग में सूर्य स्थित है, जो हमारा सूर्य है इसी बाहरी भाग में स्थित है, जो हमारा सन है, जो हमारा सूर्य है वो गैलेक्सी के बाहरी भाग में स्थित है। अब ये सूर्य जो है इस ब्रह्मांड में हर कोई किसी न किसी के चक्कर लगा रहा है, इस ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में कोई न कोई किसी ने चक्कर लगा ही रहा है। अब जैसे हमारा सूर्य है वो चक्कर लगा रहा है गैलेक्सी के, अपनी मंदाकिनी के चक्कर लगा रहा है, और हम रहते हैं पृथ्वी में, पृथ्वी चक्कर लगा रही है सूर्य का, और चंद्रमा लगा रहा है पृथ्वी के चक्कर। तो कोई न कोई किसी न किसी के चक्कर लगा ही रहा है। अब सूर्य लगा रहा है चक्कर मंदाकिनी का, जो इस स्पीड से लगा रहा है ये सूर्य 250 किलोमीटर पर सेकेंड, 250 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब सोच सकते हैं आप कितनी तेजी स्पीड होगी इसकी। आपको किसी गाड़ी में बैठा दिया जाए इतनी स्पीड की, तो आप पता चले 2 घंटे में यहां से दिल्ली पहुंच गए, इतनी स्पीड है, 250 किलोमीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड में आप दिल्ली, इतनी ज्यादा स्पीड है इसकी। ये अपने स्पीड से जो मंदाकिनी की चक्कर लगा रहा, और इसको मंदाकिनी के पूरे अपनी आकाशगंगा के चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो 25 करोड़ साल का, 25 करोड़ साल का। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी आकाशगंगा है, और ऐसी आकाशगंगाएं 100 अरब आकाशगंगाएं हैं, 25 करोड़ साल लगते हैं। हमारी आकाशगंगा का चक्कर लगाने में सूर्य को ही 25 करोड़ का वर्ष का समय लगता है, इतनी बड़ी आकाशगंगा है। और यहीं पर कहीं पर हमारे जो सूर्य का, हमारे सूर्य का जो सबसे निकटतम तारा है, या हमारा कहें हमारा दूसरा सबसे निकटतम जो तारा है उसको प्रोक्सिमा सेंचुरी कहते हैं, प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी हमारा जो दूसरा सबसे निकटतम तारा है उसको कहते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब हमें प्रोक्सिमा सेंचुरी तक पहुंचने के लिए आप सोच नहीं सकते ये कितनी दूरी पर स्थित है, इसकी दूरी कितनी है। अगर हम प्रोक्सिमा सेंचुरी तक जाना चाहें तो हम 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर जाएंगे, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर हम चलें, तो मान लीजिए 1 साल में कितना चलेंगे, 1 साल में कितना चलेंगे, बहुत ज्यादा। 1 दिन में हम बहुत ज्यादा पहुंच सकते हैं, तो 1 साल में कितना चलेंगे। और हमें प्रोक्सिमा सेंचुरी तक जाने के लिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से 4 साल तक कंटिन्यू चलना पड़ेगा। 4 साल में हम प्रोक्सिमा सेंचुरी तक पहुंच सकते हैं। आप सोच सकते हैं आप
कितनी दूरी स्थित है प्रोक्सिमा सेंचुरी हमारे यहाँ से, बहुत ही दूर है। ये हमारा दूसरा सबसे निकटतम तारा है। हमारा सबसे निकटतम जो तारा है, अगर क्वेश्चन बोले हमारा सबसे निकटतम तारा जो है वो सूर्य है, और दूसरा सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। प्रोक्सिमा सेंचुरी तक पहुंचने के लिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलें तो हम 4 साल में पहुंच पाएंगे। अब जो हमारी गैलेक्सी के करीबी गैलेक्सी है, जो हमारी गैलेक्सी के पास की जो गैलेक्सियां हैं, उनके बारे में कुछ देखते हैं, उनके बारे में कुछ ताक झांक कर लेते हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं। हमारे जो गैलेक्सी की सबसे करीबी गैलेक्सी उसको कहते हैं एंड्रोमेडा या देवयानी, इसको कहते हैं एंड्रोमेडा, एंड्रोमीडा, एंड्रोमीडा या देवयानी। इसको कहते हैं एंड्रोमेडा या देवयानी। हमें देवयानी या एंड्रोमेडा तक पहुंचने के लिए अगर हम अपनी गैलेक्सी से चलें एंड्रोमेडा तक, तो एंड्रोमेडा तक पहुंचने के लिए अगर हम मान ले प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर चलें तो हमें एंड्रोमेडा तक जाने में करीब 25-20 लाख साल लगेंगे। एंड्रोमेडा देवयानी तक जाने में हमें 20 लाख साल का समय लगेगा। 20 लाख साल का समय लगेगा हम अगर अपनी गैलेक्सी छोड़कर दूसरी गैलेक्सी में जाएं। और जो हमारी गैलेक्सी है मंदाकिनी में जो नए तारे निर्मित होते हैं, जो नए तारों का निर्माण होता है वो बाहरी भाग में होता है। नए तारों का जो निर्माण होता है वो बाहरी भाग में होता है, और जो तारे पुराने हो जाते हैं, जिनका समय नजदीक हो जाता है, जिनके प्रकाश की जो प्रकाश है वो कम होने लगता है और वो खत्म होने की अवस्था में जब आ जाते हैं तारे, तो वो केंद्र की तरफ भागते हैं। जो तारों का समय पूरा हो जाता है वो केंद्र की ओर भागते हैं, कि केंद्र में जाते हैं, और केंद्र में ग्रेविटेशन फोर्स अधिक होता है और यहां जाके ये ब्लास्ट करते हैं। तो कुछ क्वेसर, कुछ पल्सर और कुछ न्यूट्रॉन तारा बनते हैं। अगर सूर्य से 3 लाख गुना बड़ा कोई तारा है और उसका समय काल समाप्त हो गया, वो केंद्र की ओर गया और वहां पर उसने अभिनव तारा बना। अभिनव तारा के बाद वो ब्लास्ट किया। जब वो ब्लास्ट करता है तो उसके चांस अधिक है कि वो ब्लैक होल बने, इतना ज्यादा उसका चांस होता है ब्लैक होल बनने की। जो ब्लैक होल बनते हैं वो अधिकतर 3 गुना अगर सूर्य से बड़ा है तो अधिक चांस है उसके ब्लैक होल बनने के। तो पूछ लेता क्वेश्चन कि ब्लैक होल या पुराने तारे जो होते हैं वो कहां पर स्थित होते हैं, तो वो गैलेक्सी के केंद्र की ओर स्थित होते हैं। ये केंद्र की ओर, सब पुराने तारे केंद्र की ओर जाते हैं और इस केंद्र को कहते हैं बल्ज। इस केंद्र को बल्ज कहते हैं। ये सब तारे जो समय काल जिनका समाप्त हो गया वो बल्ज की ओर जाते हैं, और नए तारों का जो निर्माण होता है वो केंद्र की ओर निर्माण होता है। और हमारी जो सबसे करीबी गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा या देवयानी, और दूसरी जो सबसे करीबी गैलेक्सी है दूसरी जो सबसे करीबी गैलेक्सी है वो NGC M33। NGC M33 हमारी जो दूसरी करीबी गैलेक्सी है वो NGC M33 है। अब इन 3 गैलेक्सियों के समूह को, अगर हम इन तीनों गैलेक्सियों के समूह को मिला दें, ये तीनों गैलेक्सियां मिला दें, तो इन गैलेक्सियों के समूह कहते हैं सुपर क्लस्टर। इन गैलेक्सियों के समूह कहते हैं सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर, इन गैलेक्सियों के समूह को सुपर क्लस्टर कहते हैं। और
अगर 24 आकाश गंगाएं मिल जाएं, अगर आकाश गंगाएं 24 आकाश गंगाएं इसी तरह मिल जाएं तो उसको कहते हैं लोकल ग्रुप। अगर यही 24 आकाश गंगाओं का समूह होता तो उसको कहते हैं लोकल ग्रुप। आकाश गंगाओं के बारे में हमने कंप्लीट अध्ययन कर लिया। अब हम आगे जब देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा जो नक्षत्र और तारामंडल के बारे में हम देखेंगे। उसके बाद हम अपने सन के बारे में देखेंगे, सूरज के बारे में, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा।